PFMS से भुगतान हेतु प्रस्ताव पंजी कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इसी शंका में है कि आखिर PFMS के माध्यम से भुगतान हेतु संस्था का प्रस्ताव कैसे बनाएं, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आप बड़ी ही आसानी से अपने संस्था का भुगतान हेतु प्रस्ताव बना सकते हैं। तो आइए, मेरे चैनल में आपका स्वागत है, इन्फो ब्रो सुशील। जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आइए, इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जी हाँ, प्रस्ताव पंजी बनाने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है, ये मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। तो प्रस्ताव बनाने के लिए हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। वो कौन कौन से हैं, ये मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला है प्रस्ताव अनुमोदन। प्रस्ताव पंजी में आपका प्रस्ताव अनुमोदन होना आवश्यक है और इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद है अगला है बी में है अनुमोदन उपरांत देयक विवरण। जी हाँ, आपके प्रस्ताव अनुमोदन होने के बाद अगले पेज में उनका देयक विवरण स्पष्ट होना आवश्यक है। और तीसरा है क्रय सामग्री परीक्षण। आपके देयक विवरण के बाद आपके द्वारा क्रय किए गए सामग्री का परीक्षण भी होना आवश्यक है। जी हाँ, 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे हमारे प्रस्ताव पंजी में। प्रस्ताव बनाते समय पहला प्रस्ताव अनुमोदन लेंगे, फिर अनुमोदन उपरांत देयक का विवरण लिखेंगे, उसके बाद क्रय किए गए सामग्री का परीक्षण करेंगे। ठीक है, उसके बाद अंत में मैं आपको बताऊंगा कि बिलिंग कैसे करें। जी हाँ, हम भिन्न भिन्न फर्मों से क्रय आबलिक सेवाओं का क्रय हेतु विभिन्न सेवाओं आबलिक सामग्रियों का क्रय करते हैं। जी हाँ, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो प्रस्ताव बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने शाला प्रबंध समिति या शाला प्रबंध एवं विकास समिति के साथ बैठक आयोजन करना होगा। बैठक का पूरा विवरण एक पंजी में स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए, जिसे शाला प्रबंध बैठक पंजी या शाला प्रबंध विकास समिति बैठक पंजी कहते हैं। बैठक पंजी में बैठक का विवरण किस प्रकार से हो सकता है, इसे हम विस्तार से जानेंगे। तो PFMS का भुगतान है तो बैठक पंजी में निम्नानुसार विवरण हो सकता है। प्रस्ताव अनुमोदन के भाग, जो हम प्रस्ताव बनाएंगे उसमें कौन कौन से भाग होते हैं। पहला पृष्ठांकन, दूसरा है बैठक का विषय, तीसरा है विषय पर चर्चा और अंत में है हस्ताक्षर। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, चित्र में है सबसे पहले 1 नंबर में है पेज क्रमांक है। बैठक पंजी का जो पहला पेज होगा वो इस प्रकार से होगा। सबसे ऊपर में पेज क्रमांक लिखा होगा। दूसरे नंबर में दिखा रहा है कि हमारा जो बैठक का विषय है वह क्या है, हम किस विषय पर बैठक किए हैं वो लिखा है। तीसरे नंबर में है हमारा जो बैठक का विवरण है वो तीसरे नंबर में लिखा है। और चौथे नंबर में बैठक में उपस्थित सदस्य अध्यक्ष का सिग्नेचर। ये विस्तार से हम PFMS भुगतान को हेतु बैठक पंजी प्रस्ताव लेखन का उदाहरण में स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। तो बैठक पंजी लेखन में सबसे पहला मुख्य हिस्सा आता है पृष्ठांकन का। तो सबसे पहले तो आपके बैठक पंजी में पृष्ठ क्रमांक अंकित होना चाहिए और बैठक पंजी के प्रथम पेज में वह प्रमाणित भी होना चाहिए कि आपके बैठक पंजी में कुल कितने पृष्ठ हैं। यह बैठक पंजी के लिए अति आवश्यक है और बैठक आयोजन का दिनांक भी अंकित किया जाना चाहिए। उसके बाद पृष्ठांकन के बाद है विषय पर चर्चा। जी हाँ, दूसरे नंबर में आप किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। बैठक पंजी में पृष्ठांकन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण भाग आता है वह विषय का। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बैठक में हम क्या क्या चर्चाएं करने वाले हैं। बैठक पंजी में विषय स्पष्ट, छोटी और सारगर्भित होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो अगली है बैठक का विवरण। अगले हिस्से में वित्तीय वर्ष में PFMS से व्यय हेतु प्राप्त व्यय की लिमिट की मदवार जानकारी बैठक पंजी में स्पष्ट रूप से लिखा जावे कि किस किस मद में कितना कितना व्यय हेतु लिमिट प्राप्त हुआ है। साथ ही यह भी लिखा जावे कि किस मद की राशि का कितना हिस्सा व्यय किया जा सकता है। इसके लिए अनिवार्य रूप से उच्च कार्यालय से प्राप्त दिशा निर्देश पत्र भी साथ रखना चाहिए। और अंत में है
प्रस्ताव पंजी लेखन के अंत में जो सबसे नीचे हिस्सा आता है उसमें बैठक पंजी के इस हिस्से में हम बैठक में उपस्थित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सभी उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर अवश्य करावे। बैठक में कितने सदस्य होने चाहिए, इसके लिए आपको उच्च कार्यालय से प्राप्त निर्देश का पालन करना चाहिए। इस प्रकार बैठक पंजी लेखन पर चर्चा पूर्ण रूप से हो जाती है। अब अगला है बैठक में हमारा प्रस्ताव अनुमोदन होने के उपरांत अगले पृष्ठ में निम्नानुसार से हम अपने देयक का विवरण लिखेंगे। जी हाँ, यदि हमारा प्रस्ताव पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो हम अगले पृष्ठ में अपने देयक का विवरण लिखेंगे। वो किस प्रकार लिखेंगे? ये अनुमोदन उपरांत क्रय सामग्री का देयक विवरण के भाग इस प्रकार से है। पहले नंबर में पृष्ठांकन पूर्व की भांति, और दूसरे नंबर में बैठक का विषय भी, तीसरे नंबर में देयक विवरण और चौथे नंबर में बैठक में उपस्थित सभी अध्यक्ष सदस्य का हस्ताक्षर। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए नीचे चित्र में ये सबसे पहले नंबर में है पेज क्रमांक 2 वर्तमान पेज, जिस पेज में हम अपने देयक का विवरण लिख रहे हैं प्रस्ताव पारित होने के बाद। उसके बाद इसके दूसरे नंबर में है विषय है, तीसरे नंबर में है पूरे पेज का संदर्भ। जी हाँ, हमारा जो प्रस्ताव है वो पास हुआ है उस पेज का क्रमांक इस देयक विवरण पेज में लिखना अति आवश्यक है। फिर चौथे नंबर में क्रय सामग्री आबलिक सेवा का देयक विवरण। जी हाँ, तो हमने कहाँ से सामग्री आबलिक सेवा का क्रय किया है, मदवार जानकारी होना चाहिए। और अंत में बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का एवं अध्यक्ष का हस्ताक्षर होना भी अनिवार्य है। अब हम अगले चरण में पहुंचते हैं। बैठक प्रस्ताव होने के बाद, देयक विवरण करने के बाद फिर अगले पेज में है गुणवत्ता परीक्षण। जी हाँ, क्रय सामग्री का देयक अनुमोदन उपरांत अगले पृष्ठ में क्रय सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण तदुपरांत PPA जारी करना होता है। जी हाँ, यदि हमारा सामग्री है अगर क्रय समिति द्वारा सही गुणवत्ता युक्त पाया जाता है तो उसके लिए तिथि जारी करना होता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो ये अगला पेज है, इस चित्र के माध्यम से समझिए। यदि हमारा प्रस्ताव पारित हो गया, प्रस्ताव पारित होने के बाद देयक विवरण भी सभी के द्वारा सभी की सहमति से स्वीकार कर लिया जाता है, तो इसके बाद PPA निकालने हेतु अर्थात उस सीधे फर्मों को, वेंडरों को भुगतान करने हेतु सिस्टम जनरेटेड प्रिंट पेमेंट एडवाइस के नाम से यह पेज निकालते हैं। तो इसमें निम्न प्रकार से विवरण होना चाहिए। तो यह है सबसे पहले वर्तमान पेज क्रमांक और विषय। इसमें विषय में यह लिखा है कि बैठक पंजी के पेज क्रमांक 2 क्रय सामग्री का परीक्षण बाबत। जी पूरे पृष्ठ में हमने जो सामग्री क्रय किया था उसके संबंध में इस पेज में हम संदर्भ देंगे, पूर्व पेज का संदर्भ। जी हाँ, इसमें हम पूरे पेज का संदर्भ देंगे। उसके बाद हमारे विषय का विवरण नीचे स्पष्ट रूप से फिर से लिखा जाएगा और अंत में नीचे में बैठक में उपस्थित सभी सदस्य का हस्ताक्षर भी होना चाहिए। इस प्रकार से आप PFMS से भुगतान हेतु अपने संस्था का प्रस्ताव बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और अंत में आपको बिलिंग कैसे करें इसके संदर्भ में मैं बताना चाहूँगा। यदि आप किसी फर्म या कहीं से भी सामग्री खरीदते हैं तो उनसे बिल किस प्रकार से बिल बनवाएं, इसके संबंध में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा। तुरंत में बिलिंग कैसे करें तो सबसे पहले है किसी भी सामग्री आबलिक सेवा का क्रय करते हुए भंडार क्रय नियमों का पालन
किया जाए। जी हाँ, यदि आप किसी से सामग्री अवधि सेवा का क्रय कर रहे हैं तो आपको भंडार क्रय नियमों का पालन किया जाना चाहिए। दूसरे नंबर में, यदि आप कोई ऐसा सामग्री अवधि सेवा क्रय कर रहे हैं जिसका बिल 10,000 रुपये या उससे अधिक का है तो इसके लिए क्रय समिति बनाकर निविदा मंगानी चाहिए। तीसरे नंबर में है, यदि आप किसी व्यक्ति को एक बार में ही या एक ही पीपीए के माध्यम से 30,000 रुपये या इससे अधिक का भुगतान कर रहे हैं तो आपको संबंधित के भुगतान में से 1% और किसी कंपनी को भुगतान कर रहे हैं तो 2% राशि TDS काटना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो अनुसार नियमों का पालन करते हुए बैंकों का पीपीए भुगतान बनाने चाहिए। तो इस प्रकार आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।